और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, जो लोग चेक देते हैं मैं उनको दो श्रेणियों में रखता हूँ, दो कैटेगरीज में रखता हूँ। एक वो लोग हैं जो चेक देते हैं ठीक नीयत से कि मैं इस चेक को ऑनर करूँगा, इस चेक में जो पैसे मैंने भरे हैं वो सामने वाले को जो भी हमारी बातचीत तय हुई है उसके हिसाब से मैं दूंगा। वो अलग बात है कि बाद में कोई विवाद उत्पन्न हो गया या बाद में उसके पास पैसे नहीं रहे या उसका बिजनेस ठप हो गया या और कोई दिक्कत हो गई और वो चेक बाउंस हो गया और मुकदमा आप कोर्ट में ले गए, ये एक अलग मुद्दा है। आज के इस वीडियो में मैं एक डिफरेंट मुद्दे की बात कर रहा हूँ और डिफरेंट मुद्दा वो ये है कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया उसके मन में पहले ही दिन से बेईमानी थी। जिस समय वो चेक काट रहा था उसी समय से उसकी जो इंटेंशंस थी वो चीटिंग करने की थी, धोखाधड़ी करने की थी। चेक तो वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रहा था, सिर्फ आपको टेम्परेरी शांत करने के लिए दे रहा था। तो कुछ चालबाज लोग होते हैं, धूर्त लोग होते हैं, मक्कार लोग होते हैं और वो दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ चालबाजियां और हथकंडे अपनाते हैं। इस वीडियो में उन्हीं हथकंडों से आपको सावधान करने का प्रयास करूंगा। एक कॉमन हथकंडा जो मैंने देखा है वो ये है कि अगर उस व्यक्ति के मन में बेईमानी है तो वो अपना चेक नहीं देता और अपनी बीवी का, अपने बेटे का या पिता का या किसी और का चेक दे देता है। देखो दोस्तों, चेक बाउंस होना अपने आप में अपराध नहीं है। चेक बाउंस होना तब अपराध है एनआई एक्ट के तहत जब वो चेक किसी लीगल लायबिलिटी के डिस्चार्ज में दिया गया हो, यानी सामने वाले को कोई कानूनी रूप से आपका पैसा देना बनता था और उस संदर्भ में अगर कोई चेक दिया गया था वो बाउंस हो गया तो अपराध है, वरना नहीं है। तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि पति का लोन पत्नी चुकता करेगी, यानी मिस्टर ए ने लोन लिया हो और आपने मिस्टर ए से चेक ले लिया, लेकिन चेक मिस्टर ए ने धूर्तता बेईमानी करके, क्योंकि आप तो सीधे इंसान हो, आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया, उसने चेक दे दिया अपनी बीवी का, चेक बाउंस हो गया। तो बीवी ने तो कोई लोन लिया नहीं था, आपने बीवी को तो कोई लोन दिया नहीं, ना कभी उसकी बीवी से आप मिले, ऐसा मैं उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। तो आप फंस जाओगे फिर, क्योंकि ये साबित करना है कि उसकी बीवी की कोई देनदारी है उस चेक के अगेंस्ट, वो एक मुश्किल कार्य है। तो इसका उपाय क्या, हल क्या है? इस हथकंडे से निपटने का एक ही हल है कि आपने मेरे भाई जिस व्यक्ति से लेन देन करा है, जिस व्यक्ति से आपको पैसे असलियत में लेने हैं, ट्रांजैक्शन है, प्रूफ है, सबूत है, तो जब चेक लो तो चेक भी उसी का ही लो। उसके किसी रिश्तेदार का, उसकी कंपनी का, उसकी फर्म का चेक नहीं लेना, उसी का चेक लेना है, किसी और व्यक्ति का चेक नहीं लेना आपको। दूसरा हथकंडा जो ये चालबाज लोग अपनाते हैं वो क्या करते हैं कि वो चेक पे साइन तो अपने कर देंगे और आपको खाली पकड़ा देंगे कि इसको अपने आप भरते रहना। और हालांकि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है कि चेक किसी की राइटिंग में भी भरा जा सकता है अगर सामने वाले की लीगल देनदारी है तो, परंतु फिर भी अगर आप खाली चेक लोगे तो उसमें कुछ नुकसान और गलतियां होने की संभावनाएं हैं। एक तो ये गलती होने की संभावना है कि जब आप उस चेक को भर रहे हो आपसे कोई ओवर राइटिंग हो जाए तो वो चेक ही बेकार हो जाएगा, फिर आप दोबारा मांगने जाओगे तो पता नहीं दूसरा चेक मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो देगा या नहीं देगा। दूसरी जो गलतियां मैंने देखा है कि आमतौर पे लोग कर देते हैं कि व्यवहार आपका था उसके साथ, उसने आपको ब्लैंक चेक दे दिया, परंतु आप किसी सरकारी नौकरी में हो या कोई जॉब करते हो या कोई और मामला है तो चेक पे आपने अपना नाम नहीं भरा और वो चेक आपने अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपने पिता के नाम पे भर दिया और बाउंस करा दिया। फिर कोर्ट में आपको दिक्कत होगी क्योंकि जिसके नाम पे आपने चेक भर के डाला है उस व्यक्ति को ये सिद्ध करना पड़ेगा कोर्ट में कि उसका लेन देन था, और झूठ के पांव नहीं होते। कुछ टाइम तक तो झूठ चल सकता है, दौड़ नहीं सकता बहुत ज़्यादा देर तक, फिर आप हार जाओगे। तीसरा हथकंडा जो मैंने लोगों को अपनाते हुए देखा है कि वो चेक पे अपने साइन ही नहीं करते। वो कहते हैं अंदर से चेक लाता हूँ, चेक पे पहले ही साइन हो रखे होते हैं। वो चेक उसकी बीवी ने करे हैं कि पता नहीं किसने करे हैं, या उसने भी करे हैं तो कोई और ही साइन करके आपको पकड़ा दिए
और आपने खुश होके चेक ले लिया और बाद में डाला तो बाउंस हो गया। उसकी नीयत शुरू से ही ख़राब थी, उसने जानबूझ के साइन गलत करे, आपने साइन ही नहीं करे और कोर्ट में आके दलील दी कि जनाब ये तो साइन ही मेरे नहीं है। और एक और हथकंडा वो अपनाते हैं, पुलिस में पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दे रखी होती है कि मेरी ये चेक बुक गुम हो गई है, और ऊपर से आपके ऊपर भी FIR कर देंगे कि इसने चुराई थी और वो चेक फर्जी मेरे साइन डाल के इसने डालने की कोशिश करी। तो ये सब हथकंडे भी अपनाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि चेक पे जब साइन कराएं अपने सामने ही साइन कराएं, उसका पैन कार्ड की कॉपी वगैरह लें जिसमें देखें कि साइन वही हैं जो पैन कार्ड पे हैं, या आपने पुराना उसका कोई ट्रांजैक्शन चल रहा हो, आपको पता हो वो सिग्नेचर उसी के हैं और उस साइन के पहले भी दूसरे चेक पास हुए हैं, तब तो ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एक और हथकंडा जो ये लोग अपनाते हैं वो ये करते हैं कि आपको ऐसे बैंक अकाउंट का चेक दे देंगे जो बैंक अकाउंट पहले ही क्लोज हो चुका है, या आपको नॉन CTS चेक दे देंगे, या आपको चेक देने के बाद अकाउंट बंद कर देंगे, या पेमेंट स्टॉप करा देंगे। इन सब चीज़ों से आपको ज़्यादा फर्क कोर्ट में तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बोलने के बावजूद भी वो कोर्ट में बच नहीं पाएगा। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि इन चालबाज लोगों की बैंक मैनेजर से भी साठगांठ होती है, बड़े अच्छे मधुर संबंध होते हैं इनके अपने बैंकर से, और वो उससे साठगांठ करके रिटर्न मेमो पे जब चेक रिटर्न होता है ऐसा कोई रीज़न लिखवा देते हैं बैंक मैनेजर से जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस रीज़न से बाउंस हुआ है। उसमें ऐसा कोई रीज़न लिखा जाएगा, स्टेल लिख दिया या कुछ और रीज़न लिख दिया, रेफर टू फलाना बैंक या कुछ भी लिख दिया उस पर। उसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या रीज़न लिख के आया है, क्या ये जो रीज़न लिखा है ये सेक्शन 138 जो NI एक्ट में मुकदमा करना है उसके अंडर फॉल भी करता है या नहीं करता है। मुझे अब क्या करना चाहिए, एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे केस में प्रैक्टिकली तो आपको अपने वकील से संपर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो क्या रीज़न है और क्या आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको उसके बैंक को नोटिस भेजना चाहिए या डायरेक्ट उसे 138 का नोटिस भेजना चाहिए, और इसमें ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट्स क्या हैं कि इस वजह से रीज़न से अगर चेक बाउंस हो रहा है तो क्या 138 का ऑफेंस बनता है या नहीं बनता। इस बारे में तो जब हमें रीज़न पता होगा तभी डिटेल में हम बात कर सकते हैं उस बारे में। कुछ अन्य छोटी मोटी बातें हैं जो कि क्रिटिकल सिद्ध हो जाती हैं बाद में। उनका एक सीधे सरल व्यक्ति होने के नाते आपको उनका महत्व नहीं पता होता, पर इन लोगों को पता होता है क्योंकि ऐसा इन्होंने औरों के साथ भी किया होता है। तो कई बार इनका कोई ID प्रूफ मांगते हैं तो ये देते नहीं हैं, अभी नहीं है। इनके आधार की कॉपी आपको लेके रखनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आप लीगल नोटिस भेजेंगे या कोर्ट के सम्मन जाएंगे तो वो किस एड्रेस पे डिलीवर होंगे। जो एड्रेस इन्होंने दे रखा होगा वहाँ से वो घर छोड़ के जा चुके होंगे, आप उनको कहाँ ढूंढोगे। इसी तरह कोई एग्रीमेंट आपके साथ उन्होंने साइन नहीं किया होगा कि क्या व्यवहार है, पैसे का लेन देन है या माल की सप्लाई है या उधार है या क्या है, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा किसी किस्म का। चेक के पीछे भी, क्योंकि आपको तो उतनी जानकारी थी नहीं पर इन्हें पता होता है, तो चेक के पीछे भी आपने इनसे कुछ लिखवाया नहीं होगा, उन्होंने कुछ लिखा नहीं होगा कि मेरे ये पैसे देने बनते हैं इसलिए मैं ये चेक इनको दे रहा हूँ उनकी राइटिंग में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं केस के दौरान। इसके अलावा भी कुछ और माइन्यूट चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नाम की स्पेलिंग गलत लिख देना, आपका नाम कुछ है तो कुछ लिख देना, आपने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। अमाउंट फिगर में कुछ और लिख देना, वर्ड्स में कुछ और लिख देना। फाइनली इतना ही बताना चाहूँगा कि चेक बाउंस होना, जिसने आपको चेक दिया उसने बाउंस करा दिया, तो ये अपने आप में तो चीटिंग नहीं है, अपने आप में सेक्शन 420 और FIR का मामला नहीं बनता है। लेकिन अगर आप पुलिस को ये सिद्ध कर सकें, और कहानी कुछ इस प्रकार की है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शुरू से ही सामने वाले की इंटेंशन चीटिंग करने की थी और उसने वाकई आपको चीटिंग की, आपके पैसे हड़प लिए, सामान हड़प लिया और चीटिंग की इंटेंशन थी, और ये सिविल मामला नहीं बन रहा है और सिर्फ ये चेक बाउंस का मामला नहीं है, तो पुलिस FIR भी दर्ज कर सकती है और चेक बाउंस का केस और FIR दोनों मेंटेनेबल भी हो सकते हैं। हालांकि इसमें ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं
कि कुछ लोग सिविल मैटर को क्रिमिनल रंग देने की कोशिश करते हैं और प्रेशराइज करने के लिए एफआईआर कराते हैं। तो इसमें भी कई बार पुलिस एफआईआर इसलिए भी एफआईआर दर्ज नहीं करती, या कई बार सेक्शन 482 में हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ से क्वेश्चनिंग भी हो जाती है अगर प्योरली सिविल मैटर है। तो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ करने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कानून का दुरुपयोग करें, पर मैं ये कह रहा हूँ कानून का उपयोग अवश्य करें और ऐसी स्थिति पैदा ही ना होने दें कि आप अपनी सरलता में मारे जाओ।